नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राहुल गांधी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अब आज सुबह उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया, वहां के छात्रों से बातचीत की, तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। 8, 9, 10 ये सितंबर में 3 दिन की उनकी यात्रा है। वाशिंगटन डीसी में भी वो जाएंगे, तमाम लोगों से जो छात्र हैं, व्यापारिक समुदाय के लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स हैं, इन तमाम लोगों से उनकी मुलाकातों के कार्यक्रम हैं। उनकी मुलाकात के बारे में जो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के प्रमुख हैं सैम पित्रोदा, उन्होंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, यानी विपक्ष के नेता बने हैं लोकसभा में, कई जगह से उनके कार्यक्रम की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि उनकी बातचीत के लिए, उनको सुनने के लिए, उनसे सवाल जवाब के लिए, यानी उनके कार्यक्रमों को लेकर काफ़ी मांग है और कई जगहों से, न केवल अमेरिका में बल्कि दूसरी जगहों से। तो उसके तहत ये कार्यक्रम उनका तय किया गया। उसमें राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर बात की। चुनाव में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से जो परिणाम आए हैं, जिस तरह लोगों की विचारों में, लोगों के जो एक वोटिंग पैटर्न में बदलाव आया है, लोगों की समझ में बदलाव आया है, राजनीति को लेकर जो लोगों की सोच बदली है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। और अपनी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने क्यों की, जो 2 साल पहले उन्होंने की थी, 2 चरणों में भारत जोड़ो यात्रा, उसके पीछे क्या कारण थे, वो भी बड़ा दिलचस्प कारण उन्होंने बताया। दिलचस्प ही नहीं, बड़ा गंभीर कारण वो बताया। उस पर उन्होंने चर्चा की। उनसे जब सवाल पूछा गया वहाँ पर टेक्सास विश्वविद्यालय में, और कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। महिलाओं के मुद्दे पर बात की है और आरएसएस, बीजेपी सरकार, इन सारे मुद्दों पर बातचीत की है। ये जिस तरह से उनका वहाँ पर स्वागत किया गया, जिस तरह से लोगों में उत्सुकता देखी गई बातचीत के लिए, सवाल पूछने के लिए, और सभी सवालों के उन्होंने जिस तरह से जवाब दिए, और विशेषकर युवाओं में जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर पिछले कुछ साल से भारत में जो एक आकर्षण बना हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ अमेरिका में जब उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की, छात्रों से बातचीत की, तो युवाओं में वही आकर्षण वहाँ राहुल गांधी के प्रति वहाँ भी दिखाई पड़ रहा था। इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, सवालों के जवाब दिए, और उस पर आपको हम सुनाएंगे कि क्या मुद्दे रहे। लेकिन कुछ अमलेंदु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों के अलावा उन्होंने और क्या विशेष उनकी जो बातचीत रही, ख़ासतौर पे जिन्होंने सवाल जवाब का जो सेशन था उनका, उन्होंने जवाब दिए, तो इसमें किन चीज़ों को देख रहे हैं आप, प्रमुखता से देख रहे हैं जो उन्होंने बातें की हैं? एक तो समीर जी, एक तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली, इसको लेकर सवाल थे। उस पर उन्होंने विस्तार से बताया कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली जी, और उसके क्या परिणाम हुए। हाँ। यात्रा निकालने के ये भी बताया उन्होंने जी, और किस तरीके से भारत की राजनीति बदली, ये भी बताया राहुल गांधी ने कि किस तरीके से बदली, और कितना वो बदले और कितना उनके साथ चलने वाले लोग बदले, ये भी उन्होंने बताया। तो बल्कि एक बार हम लोग ये भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने क्यों निकाली, इस पर उनका जवाब सुन ही लेते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। तो एक बार हम सुनना चाहेंगे कि क्या उनका जवाब था, क्यों निकालनी पड़ी ये यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। सुनते हैं। The first question to ask is why were we walking 4,000 kilometers? Right? You know, it's what created the need for us to do this. And the reason is that all avenues of communication in India were shut. Every single avenue, no matter what we did, it was all shut. We spoke in Parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say. We even go with documents to the legal system, nothing happens. So all our avenues were shut. And for a long time we literally couldn't understand how to communicate. And then suddenly we hit upon the idea कि भाई अगर मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ। And then what better way to go directly than to literally go walking across the country. And so that's what we did. And I must tell you, I had in the beginning itself, I had a little bit of a knee problem.
So 3-4 days into it, I was like, "Ye kya kar diya?" I was like, because you get up in the morning, I go running, and so you get up in the morning and you say, "Okay, I'm going to go run 10 kilometers," and they're like, "ठीक है," and then you get up in the morning and you say, "I got to walk 4,000." It's a completely different paradigm, So there was moments of that, okay, this is quite a big thing. But it went surprisingly easy. It was not difficult at all. And it fundamentally changed the way I think about my work. I would say that it completely changed how I view politics, how I view our people, how I communicate with our people, how I listen to people, and not just me. There were many people involved in the yatra, and all of us. And to me, the most powerful thing that happened organically, on its own, we didn't actually do it, it just happened, was that we introduced, certainly for the first time in India, possibly for the first time in many, many countries, the idea of love in politics. And this seems strange, it's a strange thing, because you look at the political discourse in most countries, and you will never find the word love in that discourse. It just doesn't exist anywhere. You'll find hatred, you'll find anger, you'll find unfairness, you'll find corruption, you'll find all these words. But you will never find the word love in the language. And the Bharat Jodo Yatra actually introduced that idea into the Indian political system. And it has amazed me how that idea has worked. तो भारत जोड़ो यात्रा उन्हें क्यों करनी पड़ी, उसके लिए उन्होंने बताया। 2 साल पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां थी कि कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद हो गए थे, मीडिया उनको कवर नहीं कर रहा था, उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, वो लोगों के जनता के मुद्दे उठा रहे थे तो उसको इग्नोर किया जा रहा था, उसको सुना नहीं जा रहा था। उसके लिए ज़रूरत पड़ी तो वो फील्ड में उतरे, और फील्ड में उतरने के बाद उनको न केवल लोगों की तमाम बातों का और ज़्यादा पता चला, बल्कि उन्हें खुद भी सीख मिली और ये उनकी बात भी सुनी गई। उन चीज़ों ने उनको भी बदला और राजनीति को भी बदला। उसका असर रहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, केंद्र में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि 2 बार से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बन रही थी उसकी हार हुई, उसकी सीटें कम हो गई, 240 सीटों पर सिमट गई। ये तो खैर चीज़ें थी कि जो एक चुनावी राजनीति की बात है, लेकिन उसने लोगों का जो राजनीति को लेकर विचार और सोच होती है उसको बदला। लोगों को ये पता चला कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं केवल वही चीज़ें वास्तव में नहीं हैं। अमलेंदु जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा रही उसने उनको भी बदला, राजनीति को भी बदला, और आखिरकार उसका जो परिणाम हुआ वो हम सारे लोग देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा था कि इस सरकार को हटा पाना मुश्किल है, सरकार अगर 400 का दावा कर दे रही थी, 400 सीटों का, तो लोग यही मानकर चल रहे थे कि अब तो 400 आनी ही आनी है। इस तरह की सोच लोगों की बदली है, ये जो बात उन्होंने कही। बिल्कुल समीर जी, ये जो बात उन्होंने राहुल गांधी ने कही कि किस तरीके से लोगों की सोच बदली है, और ये सिर्फ समीर जी लोगों की सोच राहुल गांधी को लेकर नहीं बदली या कांग्रेस को लेकर नहीं बदली जी, बल्कि भारत के प्रति सोच भी जो है वो किस तरीके से लोगों की बदली है, ये भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और देखिए, एक बात राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि भाई हम मीडिया के सामने जाते थे, मीडिया हमारी बात नहीं सुनता था, हम संवैधानिक संस्थाओं के सामने गए, हमने सबूत पेश किए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यानी हर तरफ से घोर निराशा जब थी, ऐसे समय में हमने कहा कि जब
जब कोई नहीं सुन रहा है तो हम जनता के बीच जाएं और जनता के बीच जाकर अपनी आवाज़ करें। और देखिए समीर जी, राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे उस समय मीडिया पे बहुत ज़्यादा हमलावर थे। कई उनके जो थे वो वायरल हुए कि साहब ये मीडिया 24 घंटे जो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम यही सब करता रहता है। और उन्होंने ये भी कहा, ये भी वायरल हुआ कि ये जो मीडिया दिखा रहा है ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो असली हिंदुस्तान है। बिल्कुल असली हिंदुस्तान में इस तरीके की नफरत नहीं है और इसीलिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है वो खोल रही है। राहुल गांधी ने उस समय अपनी यात्रा के दौरान कही थी ये बातें, और ये बातें समीर जी एक तरीके से सच होती नजर आई कि जब राहुल गांधी की यात्रा निकली, लोग एक दूसरे से मिले और उसका असर साफ तौर पे देखा गया और भारतीय जनता पार्टी को उससे परेशानियां भी काफ़ी ज़्यादा हुई। आज भी राहुल गांधी जब बोले हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली इसको लेकर जब सारी बातें की हैं, RSS को लेकर उन्होंने बातें की हैं, संविधान पर किस तरीके से हमले हुए और संविधान किस तरीके से एक लड़ाई बन गई संविधान को बचाने की, इसको लेकर की भी जो बातें की उस पर भी काफ़ी सारे सवालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ तिलमिलाई हुई है, मोदी सरकार यहाँ तिलमिलाई हुई है। तो राहुल गांधी जो और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपनी बात में कही, उन्होंने समीर जी जो कहा कि अभी तक जो आप राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें जो चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं, उसमें आपको प्रेम शब्द नहीं मिलेगा जी, ये उनका कहना है और वो संदर्भ में मौजूद नहीं है। आपको राजनीति में जो चर्चाएं मिलेंगी उसमें नफरत होगी, गुस्सा होगा, अन्याय होगा, भ्रष्टाचार होगा, ये सारे शब्द मिलेंगे, लेकिन शायद ही आपको प्रेम शब्द मिलेगा। और भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीति में प्रेम शब्द का अध्याय लिखा, राहुल गांधी का ये कहना। और ये मुझे लगता है समीर जी की बहुत मार्के की बात राहुल गांधी ने कही है कि अब राजनीति में प्रेम का अध्याय हो रहा है। अभी तक तो हम लोग पढ़ते थे कबीर का लिखा हुआ कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, राहुल गांधी ने अब बता दिया, ये समझाने की कोशिश की है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पॉलिटिशियन हुए। बिल्कुल, और यही हमारी संस्कृति रही है। राहुल गांधी यही बताना चाह रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो बातें हुई, जो चाहते थे, उसका यही मकसद था कि जो चीज़ें, जो तस्वीर वास्तव में दिखाई जा रही है वो है नहीं और अभी भी नहीं है, ये केवल और केवल ये बनाई गई चीज़ें हैं और जो वास्तविकता है वो दिखाई नहीं जा रही है, छिपाई जा रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद इन सारी चीज़ों में बदलाव आया, लोगों ने भी समझा और जो लोग इस बात को लेकर निराश थे कि उनकी बातें लगता है कि वो दब गई हैं, उन्हें भी ये विश्वास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी तरह सोचने वाले भी भारत में बहुत लोग अभी हैं, बहुतायत से वही लोग हैं। ये इस तरह की बातें की लड़ाई की बातें, समुदायों में लड़ाई की बातें, नफरत की बातें करने वाले लोग कम हैं। ये अलग बात है कि उनको दिखाया ज़्यादा जाता है। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने बात की और उन्होंने कुछ जो सरकार है ये भी बताया कि सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया कि जो सरकार है, सरकार का एटीट्यूड उसमें किस तरह से बदलाव आया है। सरकार जो एक अपने गठबंधन के सहयोगियों तक को सुनने को तैयार नहीं हुआ करती थी, किसी की बात नहीं सुनती थी, पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनती थी, वही सरकार न सिर्फ गठबंधन के सहयोगियों की सुन रही है बल्कि विपक्ष की भी सुन रही है। और केवल सुन ही नहीं रही है बल्कि विपक्ष जो चाह रहा है, जो कह रहा है, उस पर वो अमल करती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकार कहे भले ना, लेकिन पिछले 2 महीने के भीतर ऐसे कई फैसले हुए हैं जिसमें यह साफ तौर पर दिखाई पड़ा है कि उसमें विपक्ष की मांग या विपक्ष की इच्छा किस तरह से वो रिफ्लेक्ट हुई है, वहां दिखाई पड़ रही है। RSS को लेकर बड़ा हमला बोला है अमलेंदु जी राहुल गांधी ने, और RSS को कहा कि RSS की जो विचारधारा है वो वास्तव में वो विचारधारा नहीं है जो भारत की सनातन और लंबे समय से, सदियों से चली आ रही विचारधारा है। क्या कहा उन्होंने RSS के बारे में, हम उसको चाहेंगे कि आप सुने उसको, जो राहुल गांधी ने वहाँ पर टेक्सास विश्वविद्यालय में RSS को लेकर जो बात कही है। India has a young population, so what are your plans to modernize the education system and bridge the gap between the education system and employability? That is the first question. Let's keep it short, please. Thank you. Nimish. Should I just answer this one or you want to get to, okay. I'll try. I think many people say that India has a skills problem. I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skills. But I don't think there's any limit on the skills that are already available in India. Okay. Second, our education system doesn't connect with the business system.
So you have a business system that is operating on its own, and you have a sort of ivory tower education system. And the education system in no way connects deeply with the skill structure of India. So I think bridging that gap, linking those two systems of skill and the education system, vocational training, I think is fundamental. I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So आरएसएस को लेकर कड़ा हमला बोला और ये कहा कि जो विचार वो चाहती है कि भारत का जो विचार है वो विचार वास्तव में भारत के नहीं है। यहाँ की जो सदियों की एक सामाजिक संस्कृति रही है वो बिल्कुल उससे अलग है। वो भारत को एक दूसरा भारत बनाना चाहते हैं जो वास्तव में भारत की पहचान नहीं है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने बोली और राजनीति को लेकर जिस तरह से बदलाव की बात राहुल गांधी ने की कि ये बदलाव जो आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहा है कि ये संविधान की ताकत है, ये लोगों की ताकत है, जो हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये उसकी ताकत है कि वो किसी भी तरह की सरकार को जो कितने भी आत्मविश्वास में रहे उसको झुका कर रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो रही बहुत ही महत्वपूर्ण रही। अमलेंदु जी और क्या चीज़ें उन्होंने कही खासतौर से जो आरएसएस को लेकर और राजनीति में जो बदलाव आया है उसे लेकर उन्होंने राहुल गांधी ने क्या कहा? एक तो समीर जी, राहुल गांधी का कहना था कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है जी, और उनका मानना है यानी कि राहुल गांधी का या कांग्रेस का मानना है कि भारत में विचारों की बहुलता है, यानी अनेकता में एकता की बात जो है विचारों का संगम है, विचारों का संगम है, ये उनका मानना है। उनका कि हमारा मानना है कि इसमें सभी को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। यानी सारे धर्मों, जातियों, समूहों के लोगों को भारत की जो एकता में अनेकता है उसमें उसको स्थान दिया जाना चाहिए। और उनका कि यही लड़ाई है और ये लड़ाई चुनाव में थी वो और स्पष्ट हो गई जब भारत के लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। ये कहा राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे जो भी कहा है वह संविधान में है, आधुनिक भारत की नींव संविधान है। यानी आइडिया ऑफ इंडिया जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं या कांग्रेस करती रही है समीर जी, या पंडित नेहरू जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते थे उसकी नींव जो है वो भारत के संविधान में। इसलिए भारत के संविधान से भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को परेशानी क्यों होती है ये समझाने का प्रयास राहुल गांधी ने किया कि इनको परेशानी इसलिए होती है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है भारत का वो संविधान की नींव है। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? एकता में एकता, अनेकता में एकता, यानी अनेक लोग हैं और उनकी एकता। जबकि आरएसएस कहता है कि एक राष्ट्र, एक विचार, एक संविधान और एक कानून, एक राष्ट्र, इस तरह की जो बातें सब करता है आरएसएस वो ये करता है। तो ये उन्होंने समझाने की एक तरीके से चेष्टा की राहुल गांधी ने समझाने का। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा हमारी परंपरा पर हमला कर रही है, हमारी भाषा पर हमला कर रही है, हमारे राज्यों पर हमला कर रही है और हमारे इतिहास पर हमला कर रही है, लोगों ने ये समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि लोगों ने ये समझा वो ये था कि कोई भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है वह हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है जी। ये महत्वपूर्ण बात है जो राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की है कि संविधान पे हमला जो है वो सिर्फ संविधान के ऊपर हमला नहीं है, वो हमारी जो धार्मिक परंपरा है और जिसको कहा जाता है कि साहब सदियों पुराना है हिंदू धर्म और सनातन धर्म, उसके ऊपर भी हमला है अगर आप संविधान पे हमला कर रहे हैं। चूँकि संविधान सबको अपने तरीके से अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म को मानने की इजाज़त देता है। आरएसएस जो है वो इस संविधान के ऊपर हमला करके जो हिंदू धर्म की जो संस्कृति है या हमारी सनातन संस्कृति है उस पर भी हमला कर रही है और दूसरे धर्मों पे भी हमला कर रहे हैं। यानी सिर्फ जो है वो अल्पसंख्यकों पे हमला नहीं है बल्कि एक तरीके से कहा जाए जो हमारा धर्म है उसके ऊपर भी हमला है। राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की। जी बिल्कुल, और वही मेन बात है कि जो एक अनेकता में एकता की बात कही कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो ये है, इसमें बहुत सारे विचार हैं, धर्म हैं और लेकिन सब मिलकर एक हैं और हमेशा से एक रहते आए हैं, ये उनका कहना था। और यही बात वो बताना चाह रहे थे जो सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि आरएसएस यही नहीं चाहता है, वो एक अपना एक सिस्टम बनाना चाहता है और चाहता है कि सारे लोग उसी को फॉलो करें, उसी के अनुरूप काम करें। अमलेंदु जी, जो युवाओं का मुख्य मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, उसे लेकर भी राहुल गांधी ने बहुत विस्तार से बात की और उन्होंने कहा कि जो एक हमारे यहाँ उत्पादन होना चाहिए और आज़ादी के बाद लगातार सरकारों ने कोशिश की कि हम किस तरह से ज़्यादा चीज़ों का यहाँ उत्पादन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, उससे एक तो रोज़गार मिलते हैं, दूसरे हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। लेकिन पिछले कई साल से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उन्होंने ये आरोप लगाया
कि वो उत्पादन के मामले में बहुत पीछे है। आज हमारे यहाँ सारी चीज़ें जो है वो मेड इन चाइना, यानी चीन पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है उत्पादन के मामले में। ये भी एक बहुत गंभीर मसला था। रोज़गार को लेकर उन्होंने और भी कई बातें की, युवाओं के मुद्दों पर कई तरह की बातें की हैं। समीर जी, उन्होंने कई मसलों पे बातचीत की। जो रोजगार का जो मसला उठाया, उन्होंने जो चीन का उदाहरण पेश किया, वो मुझे लगता है कि काफ़ी सत्यता के नज़दीक है। क्योंकि उन्होंने बताया कि चीन ने किस तरीके से, चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया और उसने अपना जो उसका सस्ता श्रम था उसको उसने किस तरीके से एक अवसर के रूप में उसको बदल दिया। और आज समीर जी, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां चीन की घुसपैठ वहां के बाजार में नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप चीन को अपने बाजार से बेदखल नहीं कर सकते। ये कड़वी सच्चाई है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी आप चीन को बेदखल नहीं कर सकते। और इसीलिए एक तरीके से कहा जाए, डोनाल्ड ट्रंप पर उनको धमकी देनी पड़ रही है कि जो भी डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में व्यापार करेगा, मैं उससे व्यापारिक संबंध तोड़ दूंगा। तो आप व्यापारिक संबंध तोड़ लीजिए, लेकिन आप चीन के साथ व्यापारिक संबंध भी नहीं तोड़ सकते हैं। वहां चीन ने काफी कोशिश की थी, जो अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के समय में, कि चीन के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं, लेकिन उसमें फेल हो गया। और इसलिए फेल हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जिस तरीके से चीन आगे बढ़ गया है, उसको पीछे करना अमेरिका के बस में नहीं रहा। और इसलिए आप देखिए कि लड़ाई जो है वो, देखिए, लड़ाई दुनिया में कई स्तरों पर लड़ी जाती है। हथियारों के बल पर लड़ी जाती है, संसाधनों के बल पर लड़ी जाती है, प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ी जाती है, और व्यापार के जरिए लड़ी जाती है। चीन ने जो रास्ता अपनाया है वो व्यापार के जरिए जो है वो लड़ाई का रास्ता अपनाया है। चीन सब जगह अपना व्यापार बढ़ा रहा है। आप देखिए कि जो अफ्रीकन देश हैं, वहाँ की एक तरीके से देखा जाए कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे कब्जा एक तरीके से चीन का हो चुका है, चूंकि वहाँ उसने इतना ज़्यादा निवेश कर दिया है कि उस निवेश को हटा पाना वहाँ किसी के बस का नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो एक तरीके से जो चीन की, हालांकि चीन की साम्राज्यवादी नीति है, उसको अगर दूसरे तरीके से हाँ, कहने का मतलब कि राहुल गांधी का ये जोर था कि रोजगार की हमारे यहाँ जो दिक्कतें हैं, और अगर उत्पादन भी एक तो कम हो रहा है, हमारी आत्मनिर्भरता घट रही है तमाम चीजों पर और दूसरों पर बढ़ रही है, हम खुद आत्मनिर्भर नहीं हो रहे हैं। और दूसरे ये है कि जो रोजगार के साधन होने चाहिए थे, जिनके जरिए रोजगार मिलना चाहिए था, वो कम हो रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स की हम लोग चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने, और जो सवाल जवाब में बातचीत हुई है, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है। एक बड़ा गंभीर मुद्दा उन्होंने और उठाया है, जो संविधान को लेकर उठाया है, कि संविधान खतरे में दिखाई पड़ रहा है पिछले कुछ साल से, खास तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई ऐसी उसके फैसले ऐसे रहे हैं, कोशिशें रही हैं, जो ये बताती हैं कि संविधान से किस तरह धीरे धीरे एक खिलवाड़ किया जा रहा है, या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है। इस पर लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, और सुनते हैं कि संविधान को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, Union of States, तो राहुल गांधी के कहने का ये मतलब है कि वो कह रहे हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ जो संविधान में लोगों को आज़ादी मिली है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी मिली है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धार्मिक चीज़ों का अनुपालन करने की आज़ादी मिली है, बोलने की आज़ादी मिली है, वो आज़ादी ख़तरे में दिखाई पड़ रही है। और ये इस बात को चुनाव में भी समझाए, और ये साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि किस तरह से उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, तमाम संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। जो संस्थाएं इस तरह की आज़ादी का जो है उसको सुनिश्चित कराने में सहयोग करती हैं, उनको किस तरह से कमज़ोर किया गया है। इसका अब इस जो संविधान को लेकर अमलेंदु जी उन्होंने बात कही, तो अगर आप कुछ पॉइंट्स में बताएं, अगर हिंदी में जो अंग्रेजी में राहुल गांधी ने कहा था, तो अच्छा होगा कि क्या उन्होंने और चीज़ें कही हैं।
देखिए समीर जी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उनको संविधान को लेकर कहा कि संविधान जो है वो आधुनिक भारत की नींव, मतलब आधुनिक भारत की नींव जो है वो हमारा संविधान है। इसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको एलोबोरेट किया राहुल गांधी ने, और उन्होंने समझाया कि जो महत्वपूर्ण बात है कि जो कोई भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है वो हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है। इसलिए संसद में अपने पहले भाषण में मैंने अभय मुद्रा का वर्णन किया। वो तथ्य यह है कि यह अभय मुद्रा जो निर्भयता का प्रतीक है और ये हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है, ये उन्होंने राहुल गांधी ने बताया। और वो जो कह रहे थे कि जब मैं ये बात कह रहा था तो भाजपा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो नहीं समझते हैं, लेकिन हम उन्हें समझाएंगे कि ये अभय मुद्रा क्या है और किस तरीके से भारत के हर धर्म में मौजूद है और किस तरीके से संविधान की मूल आत्मा है, ये राहुल गांधी ने समझाने के प्रयास किया। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो था वो देखा कि हमने संविधान का मसला उठाया तो भाजपा का डर जो था वो लोगों के मन से गायब हो गया, और ये समीजी देखने में चीज़ आई कि संविधान जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना, भारतीय जनता पार्टी का जो एक डर बैठा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जो एक डर लोगों के मन में था, वो डर जो था एकदम से काबू हो गया और लोग सवाल भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री से पूछने लगे। ये बात आया। तो उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के कुछ मिनट के तुरंत बाद कुछ मिनटों में भारत में कोई भी भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था, इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नहीं। मतलब ये उसको अपनी उपलब्धि नहीं मान रहे हैं या कांग्रेस पार्टी की नहीं मान रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र की उपलब्धि मान रहे हैं कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भारत में कोई भी प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी से नहीं डर रहा था। लेकिन ये भारत की ये बड़ा सवाल है कि इसका मतलब ये है कि पिछले राहुल गांधी ये बताना चाह रहे हैं और कह रहे हैं, और वो देखने में भी आया कि किस तरह से एक डर का माहौल था प्रधानमंत्री को लेकर, या फिर वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो चाहे जिस वजह से हो, और वही चीज़ें अब ख़त्म हो गई। जैसा अभी हमने कहा कि ये न केवल उनके सहयोगी दलों में दिख रहा है, विपक्ष की आवाज़ को भी अब सुना जा रहा है और तवज्जो दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अमलेंदु जी, ये जो राहुल गांधी का टेक्सास में भाषण रहा, अपने दर्शकों को बता दें कि 3 दिन की वो अमेरिका यात्रा पर हैं। टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया, उनके सवालों के जवाब दिए, वहाँ उन्होंने भाषण भी दिया। इसके अलावा वाशिंगटन DC में भी उनका कार्यक्रम है 8, 9, 10 ये सितंबर, ये 3 दिनों का कार्यक्रम अमेरिका के अलग अलग जगहों पर है। उसमें वो कई सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे, बुद्धिजीवियों से भी, छात्रों के साथ संवाद हुआ, और उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं उसे लेकर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ प्रतिक्रिया जरूर आई होगी। जानेंगे हम लोग उसके भी कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन जो सवाल उन्होंने युवाओं के साथ जिस तरह से संवाद किया और तमाम मुद्दों पर चर्चा की, उसे लेकर युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये लोकप्रियता यहाँ भी दिखाई पड़ी, और उसका राजनीतिक परिणाम भी कांग्रेस पार्टी के, या कह दीजिए कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में लगातार दिखाई पड़ रहा है। हाल के दिनों, आने वाले दिनों में चुनाव है, वहाँ भी एक जो अभी स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि जो बातें वो कह रहे हैं और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम हुए हैं वो उन चुनावों में भी रिफ्लेक्ट होने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ही उन्होंने एक इस बात को लेकर जो उन्होंने बताया कि उनको क्यों करना पड़ा ये इस यात्रा को, इसके पीछे जो बातें उन्होंने कही एक बार हम फिर सुनना चाहेंगे। वो बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि इस तरह से उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा था कि आखिर ये करनी क्यों पड़ी ये यात्रा उन्हें। एक बार सुनेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे राहुल गांधी ने क्या वजह बताई। The first question to ask is why were we walking 4,000 kilometers? Right? You know, it's what created the need for us to do this. And the reason is that all avenues of communication in India were shut. Every single avenue, no matter what we did, it was all shut. We spoke in Parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say. We even go with documents to the legal system, nothing happens. So all our avenues were shut. And for a long time we literally couldn't understand how to communicate. And then suddenly we hit upon the idea कि भाई अगर मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ. And then what better way to go directly than to literally go walking across the country. And so that's what we did.
And I must tell you, in the beginning itself, I had a little bit of a knee problem. So 3-4 days into it, I was like, "Ye kya kar diya?" I was like, because you get up in the morning, I go running, and so you get up in the morning and you say, "Okay, I'm going to go run 10 kilometers," and they're like, "ठीक है," and then you get up in the morning and you say, "I got to walk 4,000." It's a completely different paradigm, So there was moments of that, okay, this is quite a big thing. But it went surprisingly easy. It was not difficult at all. तो यही बताया उन्होंने कि लोकतंत्र में जिस तरह से लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, उस तरह की आज़ादी लग रहा था जैसे छीनी जा रही है, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर बोल रहे हों, चाहे लोगों से संवाद कर रहे हों, चाहे जनसभाओं में बोल रहे हों, उनकी बातें यानी विपक्ष की बातें अनसुनी की जा रही थी। और विपक्ष की बातें अनसुनी की जा रही थी, लेकिन उनको अपने लोगों से, आम जनता से संवाद करना था, तो सीधे आम जनता के पास गए और उसका यही रास्ता था कि वो पदयात्रा करें, लोगों के बीच जाएं। और यही राहुल गांधी ने कहा कि इसका असर दिखाई पड़ा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और लोगों के भीतर भी जो ये चीज़ें थी, उनकी भी ये आशंका थी कि तमाम बातें जो हैं वो दबाई जा रही है, कुछ ही बातों को सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वास्तविकता ऐसी नहीं है जो बताई जा रही है, उसके पीछे और भी कारण है। और केवल ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मीडिया में दिख रहा है, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वही सही है। तो ये सारी बातें थी जिसको उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा के पीछे उसके एक कारण बताया। और ये जो संवाद हुआ है विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ, टेक्सास विश्वविद्यालय में, कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और ये बताया कि जो संविधान को भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी जब सवाल उठाया गया, लोगों को जागरूक किया गया, तो लोगों ने उन सारी चीज़ों को समझा और उसका नतीजा रहा जो चुनाव का परिणाम आया, लोकसभा चुनाव का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो आत्मविश्वास से लबरेज थी, लेकिन आखिरकार उसको हार का सामना करना पड़ा। अमलेंदु जी बिल्कुल, उन्होंने कहा भी कि हमने चुनाव परिणाम के बाद देखा कि लोगों के मन से भाजपा का डर गायब हो गया और चुनाव परिणाम के कुछ मिनटों बाद ही भारत में कोई भी भारतीय जनता पार्टी या भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरता था। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र को समझा, भारत के लोगों ने जिन्होंने समझा कि हम अपने संविधान पर हमला स्वीकार नहीं करने वाले हैं, हम अपने धर्म, अपने राज्य पर हमला स्वीकार नहीं करने वाले हैं। यानी राहुल गांधी का कहना साफ साफ था कि लोगों ने समझ लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, भारत के संविधान पर अगर हमला कर रहे हैं तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, चूंकि हमारे धर्म, हमारी व्यक्तिगत आस्थाओं सबके ऊपर हमला है और अब हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला है, हमारे राज्य के ऊपर हमला है। फिर उन्होंने एक बात और कही थी समीर जी, उन्होंने वही कि ये भारत जो है वो राज्यों का संघ है। और उन्होंने अमेरिका को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही कि किस तरीके से वहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं टेक्सास में, भारत के लोग जो हैं वो टेक्सास को समृद्ध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भारत की चीज़ें आप यहाँ लेकर के जो आए हैं उनको यहाँ फैलाइए और यहाँ से चीज़ें आप भारत को ले जा करके फैलाइए। यानी कि दोनों राज्यों के बीच में एक परस्पर, दोनों राष्ट्रों के बीच में एक अच्छा संबंध बने। फिर उन्होंने कहा कि आज अमेरिका को भारत की आवश्यकता है और भारत को अमेरिका की भी आवश्यकता है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, ये कड़वा सच है। और जिसको जो जियो पॉलिटिक्स है, मतलब एक तरीके से जियो पॉलिटिक्स भी उन्होंने वहाँ का इंडियन डायस्पोरा था उसको समझाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान समीर जी इसमें नज़र आ रही है और प्रतिक्रियाएँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आना शुरू हो गई हैं। जो शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो गए राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए भाषण पर, संविधान के ऊपर और RSS के ऊपर जो उन्होंने बातें कही हैं। शहजाद पूनावाला का कहना है कि राहुल गांधी जो है वो भारत के जो आइडिया है भारत के विषय में उस पर सलाह देने वाले आखिरी व्यक्ति होने चाहिए, मतलब ये उनका कहना है शहजाद पूनावाला का। चूंकि उनके परिवार, उनकी पार्टी ने आपातकाल के बाद एक बार फिर घोषणा की थी कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। उन्हें पहले भारत की तुलना इंदिरा गांधी से करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस परिवार ने आपातकाल लगाया, संवैधानिक अधिकारों को रौंदा, विपक्ष को जेल में डाला, संविधान की प्रस्तावना को बदला, वह हमें संविधान के बारे में सलाह दे रहा है। अब संविधान की प्रस्तावना को बदला, यानी यहाँ पे आ गया मूल एजेंडा। और जो राहुल गांधी कह रहे थे कि संविधान पे हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी की निंदा करते हुए भी उस बात को सही साबित कर दिया जो राहुल गांधी कह रहे हैं। संविधान पे हमला क्या, यही तो कहा जाता है कि संविधान पे जो चीज़ें जोड़ी गई आपातकाल के दौरान कि सेकुलरिज्म, समाजवाद, निरपेक्षता जोड़ा गया, उसको लेकर के ही कह रहे हैं कि साहब संविधान बदला गया। जो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं, तो कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? यही बात तो कह रहे हैं कि आप भारतीय संविधान के ऊपर आप हमला कर रहे थे, जनता ने इस बात को समझ लिया कि आप भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, तो ये उनका कहना है। फिर उन्होंने अब 370 भी ले आए जी।
जो शहजाद पूनावाला है, उनका कहना है शहजाद पूनावाला का कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने वादा किया कि घाटी में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू किया जाएगा। पूरी दुनिया को संविधान के बारे में उपदेश देने से पहले उन्हें अपने सहयोगियों को उपदेश देना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि वह अनुच्छेद 370 के पक्ष में हैं या जम्मू कश्मीर में BR अम्बेडकर के संविधान के पक्ष में हैं। अब इनको कौन समझाए समीर जी कि जो 370 था वो भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान का ही 370 और आप भी इसको नहीं हटा पाए अभी तक। जी बिल्कुल, उसके आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो आपने उसके निरस्त किए। तो जो 370 बता रहे हैं कि कश्मीर में डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान, कश्मीर में BR अम्बेडकर का ही संविधान था और आज भी वही संविधान है जी। तो ये कौन समझाए? ये सही बात है। और जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर राहुल गांधी का अगर वहाँ एक जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय है, वहाँ के लोगों के बीच जिस तरह से उन्हें सुना जा रहा है और उनके प्रति एक विश्वास दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का उसकी आलोचना करना एक बनता है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं और उसे लेकर वहाँ पर बैठे हुए लोग जो सुन रहे हैं, जो उन चीज़ों को जो सवाल कर रहे हैं, वो उससे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये वास्तव में वही चीज़ें हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया की जो बात होती है, यानी भारत की जो संस्कृति की बात होती है, हमेशा ये हम लोग पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और एक समरसता की संस्कृति है हमारी। बचपन में समीर जी हम लोगों तो खूब सुना, विविध भारती पे आया करता था कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं, तो ये सुना करते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो एक राष्ट्र एक विचार की बात करते हैं, उन्होंने ये चीजें समझी नहीं। और राहुल गांधी ने यही बताने का प्रयास किया कि आरएसएस चाहता है कि ये भारत एक विचार है, जबकि वास्तव में भारत जो है वो विचारों का एक समुदाय है जी, गुलदस्ता है जिसमें तमाम विचार आकर एक जगह। और गांधी ने भी यही कहा करते थे। तो ये जो चीजें हैं, इसको लेकर वहां पर जो संवाद हुए, जो सवाल जवाब हुए, उनमें राहुल गांधी ने जिस तरह से ये बातें की, वास्तव में जो भारत की एक सनातन संस्कृति जिसे हम कहते हैं, सदियों से चली आ रही है, हजारों साल से वो चली आ रही है, उसकी यही परंपरा रही है कि यहाँ पर अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय, समूह के लोग, और केवल यही के नहीं, बाहर से भी आने वाले लोग यहाँ मिल जाते हैं और एक यहाँ पे कह लीजिए कि उसमें खुद ही समाहित हो जाते हैं, उसकी संस्कृति को अपना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। ये वो संस्कृति रही है। तो उस पर जो लोगों को गर्व होता है अपनी भारतीय संस्कृति पर, निश्चित तौर पर ये वही संस्कृति है और उसी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये आरोप उन्होंने लगाया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उसी सामाजिक संस्कृति को खत्म करने पर या उसको कमज़ोर करने पर लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान को लेकर उन्होंने जो बात कही और कि संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और उस कोशिश को लोगों ने अब समझ लिया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी कि उसको ये उन्होंने चुनाव से जोड़कर बताया कि लोगों की समझ में अब आ गया है कि किस तरह से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समझने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि ये भारत में जो है एक सीधी सादी लड़ाई है जो लड़ी जा रही है, वो सीधी सादी लड़ाई संविधान को बचाने की। और संविधान क्या कहता है ये बताने का राहुल गांधी ने प्रयास किया कि संविधान जो कहता है वो अनेकता में एकता की जो बात करता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बातें जो करता है, जो ये सारी बातें उसको समझाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने बताया कि जो वहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ जो राष्ट्रगान की शुरुआत हुई तो उसमें हमारे सभी राज्यों का समान रूप से उल्लेख किया गया है। यह कहकर शुरू नहीं होता है कि एक राज्य सबसे अच्छा है और दूसरा सबसे अच्छा है या तीसरा सबसे अच्छा है। राष्ट्रगान भारत का वर्णन करता है, भारत राज्यों के संघ के रूप में बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह है। ये राहुल गांधी ने बताने का प्रयास किया। इसको लेकर के समीर जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी हमलावर हो चुकी है कि राहुल गांधी तो भारत को राज्यों का संघ बता रहे हैं। संविधान कह रहा है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है। और इसीलिए फिर यहाँ बहुत से मसले जो है वो राज्यों में और केंद्र के बीच में बांटे गए हैं कि कौन से विषय राज्य के होंगे, कौन से विषय केंद्र के होंगे और कौन से समवर्ती सूची में होंगे, यानी कि कौन से विषय जो है उन पर दोनों राज्य संयुक्त रूप से ले सकते हैं। इसीलिए जो है वो सेना जो है वो राज्यों के अधीन नहीं है, कि वो केंद्र का विषय है, राज्यों का नहीं है। इसलिए बहुत से ऐसे विषय हैं जो अपने अपने विषय, तो ये राहुल ने समझाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने कहा कि हम दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण कारक साझा करते हैं वो ये कि हम दोनों राज्यों के संग यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों राज्यों के संग है। इस मामले में हम दोनों एकजुट है, ये उन्होंने बताने का ये लाइन जो हम देख रहे हैं अमलेंदु जी की, जब हम राहुल गांधी ने भी कहा कि जब हम तेलुगु कहते हैं तो हम सिर्फ एक भाषा की बात नहीं कर रहे होते। तेलुगु में इतिहास, परंपरा, संगीत, नृत्य, भोजन सब कुछ समाया हुआ है।
और जब आप आंध्र प्रदेश के लोगों से कहते हैं कि तेलुगु हिंदी जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनका इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी परंपरा महत्वपूर्ण नहीं है, उनका भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, उनका संगीत महत्वपूर्ण नहीं है और उनके पूर्वज महत्वपूर्ण नहीं है। यानी इसमें कोई भी भाषा है, चाहे धर्म है, जाति है या फिर क्षेत्र है, सबका अपना अलग अलग महत्व है। उसको चाहे बोलने वाले, पालन करने वाले 2-4 लोग ही क्यों न हो, 1000 लोग ही कुछ क्यों ना हो, लाख लोग ही क्यों ना हो, लेकिन सबका अपना महत्व है। और ये जो सामाजिक संस्कृति की बात की जाती है कि ये इसमें सभी लोग हैं, तो ये इसीलिए की जाती है और सभी को अपनी संस्कृति का, धर्म का, भाषा का पालन करने का, उसके अनुसार चलने का सबको एक अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है। और यही इस जो अपने 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में जो टेक्सास में उन्होंने छात्रों के साथ संवाद किया, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया, उसमें उन्होंने यही बताया, तमाम उनसे सवाल पूछे गए, सवालों के जवाब में उन्होंने जो बातें कही वो यही रही कि भारत की जो अपनी एकता और अखंडता की संस्कृति रही है, सामाजिक संस्कृति रही है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और सीधे तौर पर उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाया कि वो जिस तरह का भारत बनाना चाहता है, दरअसल भारत वो भारत नहीं है जिसकी पहचान सदियों से रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये कोशिशें ज़रूर की आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि वो क्या करना चाहते हैं और किस तरह से वो संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने जब उस चीज़ को समझा, जाना, उसके बाद अब वो स्थिति में नहीं रहे कि अब संविधान के साथ खिलवाड़ कर सके। अमलेंदु जी। जी हाँ बिल्कुल। और ये राहुल गांधी ने बताया भी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है चुनावों में नुकसान हुआ, और इसीलिए नुकसान हुआ चूँकि वो संविधान की बात जो थे वो लोगों के मन में पहुंच गई कि संविधान के ऊपर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। और ये कहा उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी का डर जो है कुछ ही मिनटों में मतलब लोगों के मन से गायब हो गया। और 4 जून के बाद तो जो है वो बिल्कुल एकदम ना कोई भारतीय जनता पार्टी से चल रहा है, ना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चल रहा है। और यही जो है भारत की उपलब्धि है कि जो लोग संविधान के ऊपर हमला करने वाले थे या जो संविधान के ऊपर खतरे थे, देश की जनता ने उसको समझा और उसने अपने संविधान की रक्षा की, एक तरीके से कहा जाए। और ये डर जो था भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो लोगों के मन से दूर हो गया। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी समिति तिलमिलाई हुई लग रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एकदम से राहुल गांधी पे हमला बोला है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर और होने दीजिए, हमले अभी शुरू होंगे। तो किस तरीके से अभी हमले, और उधर राहुल गांधी के भी कई और कार्यक्रम है, वाशिंगटन डीसी में भी कार्यक्रम है, टेक्सास में उन्होंने आज बोला, उससे पहले वो डलास में थे। इस तरह से अमेरिका के कई शहरों में, कई जगहों पर और कई समुदाय के लोगों के साथ, भारतीय समुदाय के जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो वहाँ पर काम करने वाले लोग हों, चाहे वो व्यापार करने वाले लोग हों, बौद्धिक जगत के लोग हों, थिंक टैंक्स के लोग हों, उन कई लोगों से उनके संवाद का कार्यक्रम है। और संवाद की इस शुरुआत में ही सैम पित्रोदा, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बताई कि किस तरह से राहुल गांधी जब से, खास तौर पर जब से वो ये चुनाव के परिणाम आए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, दुनिया भर में उनकी बातें सुनने के लिए लोगों के किस तरह से आवेदन आ रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि उनके यहाँ जाए, केवल अमेरिका में ही नहीं, इस तरह से दुनिया भर के कई देशों में उनके कार्यक्रमों की मांग है और लोग चाह रहे हैं कि वो आए, राहुल गांधी के साथ बातचीत करें, राहुल गांधी की बातों को सुने कि किस तरह से उन्होंने एक जो राजनीति में इतना बड़ा बदलाव लाया। और सबसे बड़ी बात ये कि राजनीति को लेकर जो सोच रही लोगों की, उसमें बदलाव आया और उसका परिणाम दिखा कि राजनीति में भी दिखाई पड़ रहा है, तमाम क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो मीडिया, जिसका राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा उनको क्यों शुरू करनी पड़ी, वो मीडिया भी अब राहुल गांधी की बातों को गंभीरता के साथ न केवल सुन रहा है, लोगों को दिखा भी रहा है। ये स्थिति 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले नहीं हुआ करती थी। और यही उन्होंने कहा कि इस वजह से ही उनको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी, ताकि लोगों से सीधा संवाद, एक आमने सामने का संवाद हो सके। उसका उन्हें फ़ायदा भी मिला और उससे देश को भी फ़ायदा मिला, राजनीति में भी एक तरह से वो बदलाव आया। तो अभी उनका राहुल गांधी का और कुछ अभी और अपडेट है अमलेंदु जी? नहीं, अभी तो और कुछ अपडेट नहीं आया, फिर आता है तो मैं आपको सूचित करता हूँ निश्चित तौर पे कि आप आगे क्या। जी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की है और जो मौजूदा सरकार है,
सरकार की जो कोशिशें रही हैं, जिस तरह से आज जो लोगों की बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार करने की कोशिश रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश रही है, उन सारे मसलों पर बहुत ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और लोगों के सवालों के जवाब दिए। एक बार और हम लोग सुनना चाहेंगे कि जो संविधान को लेकर राहुल गांधी ने बात की है कि किस तरह से संविधान को के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही थी, उसको बदलने की एक साजिश रची जा रही थी। उसमें एक बार फिर सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा था संविधान को लेकर। The RSS believes that India is one idea. And we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, Union of States, तो राहुल गांधी यही कह रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री और सरकार संविधान पर एक अटैक कर रही है, हमला कर रही है, उसको खत्म करने की, बदलने की या उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। ये इस बात को या इस साजिश को करोड़ों देशवासियों ने समझ लिया और उसका जो नतीजा रहा वो दिखाई पड़ा। तो इस तरह से वो पूरा जो संविधान को लेकर चुनाव से पहले भी जो बातें चल रही थी अमलेंदु जी, बिल्कुल वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि संविधान के साथ जो कुछ भी प्रधानमंत्री करना चाह रहे थे और वो उन सारी चीज़ों को ऐसा नहीं था कि लोगों की समझ में वो चीज़ें नहीं आई, और वो सब चीज़ें इसलिए लोगों की समझ में आई कि जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उनकी समझ में भी आई और लोगों की समझ में भी आई। बिल्कुल समीर जी, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो किस तरीके से लोगों से उन्होंने संपर्क किया, लोगों की बात सुनी और फिर उन्होंने बताया, उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई भारत जोड़ो यात्रा के विषय में। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, मीडिया हमारी बात नहीं सुन रहा था, संवैधानिक संस्थाएं थी वो बात नहीं सुन रही थी, संसद में हमको नहीं बोलने दिया जा रहा था, हमारा माइक ऑफ कर दिया जा रहा था, ये सारी बातें उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि जब सारे रास्ते बंद हो गए और लंबे समय तक हम समझ नहीं पाए कि हम कैसे संवाद करें, तब जाके हमें अचानक से विचार आया कि अगर मीडिया आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है, संस्थाएं हमें लोगों से नहीं जोड़ रही हैं, तो हम उनके पास सीधे जाएं। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका था कि सचमुच देश में पैदल चलना चाहिए, और मैं फिर पूरे देश में पैदल चला। वो कहते हैं कि इसीलिए कि मेरे काम करने के बारे में सोचने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। मैं कहूँगा कि इसने राजनीति को देखने के मेरे तरीके, हमारे लोगों को देखने के मेरे तरीके, उनके साथ संवाद करने के तरीके और उनकी बात सुनने के मेरे तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। ये सिर्फ मैं ही नहीं था, यात्रा में कई लोग शामिल थे। हम सभी के लिए सबसे शक्तिशाली चीज़ जो स्वाभाविक रूप से हुई, जिसकी हमने योजना भी नहीं बनाई थी, वह थी राजनीति में प्रेम के विचार का परिचय जी। और ये एक बहुत बड़ी बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजनीति में प्रेम के विचार का परिचय ये हमने कराया। वो कहते हैं कि ये अजीब है, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर देशों में राजनीतिक चर्चा को देखें तो आपको कभी भी प्रेम शब्द नहीं मिलेगा, यह उस संदर्भ में मौजूद ही नहीं है। आपको नफरत, गुस्सा, अन्याय, भ्रष्टाचार ये सभी शब्द मिलेंगे, लेकिन शायद ही कभी प्रेम शब्द मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा ने वास्तव में उस विचार को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पेश किया, और मैं इस बात से चकित हूँ कि यह विचार कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें जो रही, और वही की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये उसका नारा भी था भारत जोड़ो यात्रा का, और यही उनका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से देश भर में जिस तरह से नफरत एक दूसरे के प्रति, वो चाहे एक दूसरे समुदायों के बीच हो, धर्म के बीच हो, बहुत सारे तरीके से जो नफरत बढ़ती जा रही थी, उसको खत्म कैसे किया जाए, ये एक उद्देश्य था। तो बहुत सारी चीज़ों पर राहुल गांधी जो अपने 3 दिन की अमेरिका यात्रा में है, आज उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ संवाद किया, इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके साथ संवाद किया। अभी वाशिंगटन डीसी में भी उनका कार्यक्रम है, 8, 9, 10 सितंबर, ये 3 दिन का कार्यक्रम अमेरिका में है। इसे लेकर वो तमाम लोगों से वहाँ मुलाकात कर रहे हैं।
बातचीत कर रहे हैं। और ऐसा वो जो सैम पित्रोदा का कहना है, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि राहुल गांधी को सुनने के लिए, बातचीत के लिए दुनिया भर से तमाम आवेदन आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी उनके जारी रहेंगे। और अभी फिलहाल वो 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर है, 10 सितंबर तक। इस बीच में यहाँ पर चुनाव भी है, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि उसके बाद आएंगे तो उनकी चुनावी रैलियाँ होंगी। विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी की विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं। इसकी चर्चा अभी अमलेंदु जी कर रहे थे कि किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ये उनका वहाँ पर जिस तरह से लोगों ने एक सम्मान किया, उसकी तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी थी। जिस तरह उनकी बातें सुनी गई और जो उनसे सवाल पूछे गए और जो राहुल गांधी ने जवाब दिया, उसकी वहाँ काफ़ी प्रशंसा हो रही है। जो भाषण उन्होंने दिया, ख़ास तौर पर जो संविधान को लेकर और सरकार किस तरह से उसको एक डैमेज करने की कोशिश कर रही है, उसे लेकर जो बातें उन्होंने कही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका किस तरह से जवाब देती है, अभी तक तो जो उनके जवाब आए हैं, उनके उन सवालों के, उन आशंकाओं के जवाब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगे देखिए किस तरह के जवाब आते हैं। तो आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। चुनाव के जो हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट्स भी अब आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी। चुनाव की आपको पल पल की जानकारी और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप डीबी लाइव को देखते रहिए। और अब मुझे और अमलेंदु